अभी कुछ दिन पहले औरंगजेब की सोच और उसकी बर्बरता पर देश में बहस छिड़ी। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक उसकी नीतियों की निंदा हुई। लेकिन तभी एक और नाम सुर्खियों में आ गया, बाबर। और बाबर का नाम आते ही निशाने पर आ गए महाराणा प्रताप के दादाजी, महान योद्धा राणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं। राज्यसभा में बोलते हुए एक नेता सांसद ने यह सवाल उठा दिया कि क्या राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाकर देश को मुगलों का गुलाम बना दिया। सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। इतिहास के एक पन्ने को उठाकर पूरे किरदार पर सवाल खड़ा कर दिया गया। कहा गया राणा सांगा गद्दार थे क्योंकि उन्होंने बाबर को भारत बुलाया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग राणा सांगा के समर्थन में खड़े हुए तो कुछ ने उन पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। लेकिन इस तूफान में एक बात पीछे रह गई, सच। दोस्तों, अब आते हैं कहानी पर। क्या सच में राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था? अगर बुलाया था तो बाद में दोनों आपस में लड़े क्यों? राणा सांगा को राजपूतों का शेर कहा जाता है, जिसने दिल्ली के तख्त को भी ललकारा था। तो क्या ऐसे योद्धा को बाबर जैसे किसी विदेशी हमलावर की जरूरत थी? या फिर यह कहानी अधूरी है, जिसके आखिरी पन्ने हमें जानबूझकर कभी दिखाए ही नहीं गए? आज हम उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें इतिहास की किताबों में या तो दबा दिया गया या फिर अधूरा छोड़ दिया गया। तो जुड़िए हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर में, जहां हम जानेंगे राणा सांगा की असल भूमिका क्या थी। क्या वो गद्दार थे या राजपूत गौरव के अंतिम स्तंभ? क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, समझा भी जाता है। और अगर इतिहास को नहीं समझोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं भारत का निचोड़। दोस्तों, जैसे औरंगजेब को लेकर इतिहास में यह विवाद रहा है कि वह एक कट्टर शासक था जिसने हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार किए, वैसे ही एक और विवाद कई सालों से चला आ रहा है। यह विवाद है, क्या सच में वीर महाराणा सांगा ने भारत में बाबर को बुलाया था? इस आरोप की जड़ें खुद बाबर की किताब बाबरनामा में मिलती हैं। बाबर लिखता है कि जब वह काबुल में था तब राणा सांगा ने उसे एक संदेश भेजा। उस पत्र में लिखा था, यदि माननीय बादशाह दिल्ली की ओर से बढ़ेंगे तो मैं आगरा की ओर से हमला करूंगा। इस एक वाक्य के आधार पर कई इतिहासकार यह दावा करते हैं कि राणा सांगा ने ही बाबर को भारत आने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन यहीं से सवाल उठता है, क्या बाबर जो लिखता है वो पूरी तरह सच है? और जो बाद के इतिहासकारों ने लिखा, क्या वो बिना किसी पक्षपात के लिखा गया है? इस बात की तह तक जाने के लिए हमें पहले राणा सांगा की कहानी को समझना होगा। राणा सांगा एक ऐसा नाम जो इतिहास में अमर है। साल था 1482। राणा रायमल के तीसरे पुत्र के रूप में राणा सांगा का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी, यह बालक एक दिन मेवाड़ का गौरव बनेगा। और ऐसा ही हुआ। 1509 में जब उन्होंने मेवाड़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने सिर्फ एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक महान सेनापति की तरह पूरे क्षेत्र को एकजुट करना शुरू किया। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसने 100 से भी अधिक लड़ाइयां लड़ी,
जिन लड़ाइयों में उनके शरीर पर 80 गहरे जख्म पड़े। एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं और एक पैर नहीं, फिर भी उनके जज्बे और साहस के आगे दुश्मनों की सेनाएं थर-थर कांपती थीं। इतिहासकार जेम्स टॉड ने उन्हें राजपूतों की आखिरी उम्मीद कहा और खुद बाबर ने भी उन्हें राजा विक्रमादित्य के बाद भारत का सबसे बहादुर राजा माना। तो फिर सवाल उठता है, क्या वाकई इतने साहसी राजा ने एक विदेशी आक्रमणकारी को भारत बुलाया था? दो दृष्टिकोण, दो कहानियां। इस पूरे विवाद के दो मुख्य वर्जन हैं। पहला वर्जन बाबर का है। बाबरनामा में वह लिखता है कि राणा सांगा ने खुद दूत भेजकर बाबर से कहा, तुम उस ओर से दिल्ली पर चढ़ाई करो, मैं इस ओर से आगरा की तरफ बढ़ूंगा। लेकिन फिर राणा सांगा ने उसका साथ नहीं दिया। यही कारण है कि बाद में बाबर और राणा सांगा के बीच टकराव हुआ, जिसे हम खानवा की लड़ाई 1527 के नाम से जानते हैं। हालांकि इससे पहले बयाना की लड़ाई 1527 में बाबर को हार भी झेलनी पड़ी थी। दूसरा वर्जन जी.एन. शर्मा का है। मेवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा अपनी किताब मेवाड़ और मुगल सम्राट में दावा करते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया, बल्कि बाबर ने खुद राणा सांगा से संपर्क किया था। शर्मा जी ने जो लिखा वह मेवाड़ के डेली बुलेटिन्स पर आधारित है, जो मेवाड़ के पुरोहितों द्वारा हर दिन लिखे जाते थे, ठीक वैसे जैसे कोई डेली डायरी। इन बुलेटिन्स में लिखा है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा से समर्थन मांगा था और बदले में उसे कुछ क्षेत्र नहीं छीनने की शर्तों पर भरोसा दिलाया गया। शिलादित्य राजा सिलाहदी की सलाह पर राणा सांगा ने बाबर के दूत के साथ पत्र भिजवाया और इसके बाद ही बाबर ने भारत की ओर कूच किया। दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया। इतिहास की खास बात ये होती है कि उसमें न तो सब कुछ काला होता है और न ही सब कुछ सफेद। बाबर कहता है, राणा सांगा ने पानीपत की लड़ाई में मेरा साथ नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर राणा सांगा और उनके साथी कहते हैं, बाबर ने वादा किया था कि वो कालपीक, बयाना और धौलपुर पर कब्जा नहीं करेगा, लेकिन उसने वादा तोड़ा। यानी यह साफ है कि दोनों के बीच कोई न कोई समझौता तो हुआ था, लेकिन वह समझौता कितना निभाया गया, यही विवाद की असली जड़ है। अब जरा सोचिए, उस समय हालात कैसे रहे होंगे। आइए एक सवाल से शुरुआत करते हैं, क्या बाबर को राणा सांगा की जरूरत थी? इस सवाल का जवाब है हाँ, बिल्कुल थी। इतिहासकार जी.एन. शर्मा इस पर तर्क देते हैं कि बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की विशाल फौज के सामने कमजोर थी। उसके पास न तो पर्याप्त संसाधन थे और न ही इतनी ताकत कि वो अकेले दिल्ली पर कब्जा कर सके। ऐसे में उसे किसी ऐसे साथी की जरूरत थी जो ताकतवर हो, जमीनी पकड़ रखता हो, और वो थे राणा सांगा। बाबर खुद अफगानिस्तान में सत्ता से बेदखल हो चुका था। फरगना और समरकंद जैसे अपने गढ़ तक वह खो चुका था। ऐसे में भारत में सत्ता पाने का उसका सपना अधूरा ही रह जाता अगर वो किसी मजबूत सहयोगी का हाथ न थामता। इतिहासकार मानते हैं कि बाबर को उस समय दो बड़े खतरे थे, एक तो अफगान ताकतें और दूसरा खुद राणा सांगा। उसका सबसे बड़ा डर यह था कि कहीं अफगान और राजपूत एकजुट न हो जाएं। और उसका डर सही भी साबित हुआ, क्योंकि आगे चलकर जब खानवा की लड़ाई हुई तो राणा सांगा अकेले नहीं लड़े थे, उनके साथ इब्राहिम लोदी का बेटा महमूद लोदी भी था। अब सवाल आता है, क्या राणा सांगा को बाबर की जरूरत थी? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और इसका कारण जानने के लिए हमें राणा सांगा की ताकत को समझना होगा। राणा सांगा ने अपने शासनकाल में न सिर्फ मेवाड़ को मजबूत किया, बल्कि राजपूतों को एकजुट करके एक शक्तिशाली संघ बना डाला। उनका मुख्य दुश्मन था इब्राहिम लोदी। साल 1517 में खतौली की लड़ाई हो
या 1518 में धौलपुर की दोनों बार राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को उसके घर के पास जाकर हराया। ये लड़ाइयाँ चित्तौड़ से करीब 450 किलोमीटर दूर लड़ी गई थीं और राणा सांगा ने वहां तक पहुंचकर लोदी को हराया था। खुद बाबर भी बाबरनामा में ये मानता है कि इन लड़ाइयों में राणा सांगा की जीत ऐतिहासिक थी। इसलिए बाबर को भी अंदाजा हो गया था कि राणा सांगा आलम खान जैसे अफगान सरदारों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हैं। अब जरा सोचिए, एक ऐसा राजा जिसने लोदी को पहले ही 2 बार हरा दिया था, क्या उसे बाबर जैसे किसी बाहरी लड़ाके की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं। लेकिन बाबर को जरूरत थी कि राणा सांगा जैसे ताकतवर राजा को अपने पक्ष में कर ले। तीसरी अहम बात यह है कि अगर राणा सांगा ने बाबर से कोई समझौता किया भी था तो वो किसी अखिल भारतीय सत्ता के खिलाफ नहीं था, क्योंकि उस समय इब्राहिम लोदी की सत्ता भी दिल्ली तक ही सीमित थी। पूरा भारत उस समय किसी एक राजा के अधीन नहीं था, बल्कि क्षेत्रीय राजरजवाड़ों के शासन का समय था। इसलिए उस वक्त किसी क्षेत्रीय सत्ता के खिलाफ किसी बाहरी ताकत से गठबंधन करना गद्दारी नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी मानी जाती थी। और यही था मध्यकालीन राजनीति का सच, जहां युद्ध लड़े जाते थे अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए और समझौते किए जाते थे अपने राज्य को बचाने के लिए। अब दोस्तों, ये बात भी समझनी जरूरी है कि राणा सांगा खुद चाहते थे कि बाबर सिर्फ नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक ही सीमित रहे। उनका मानना था कि अगर बाबर सिंध, पंजाब जैसे इलाकों पर कब्जा करके वहीं तक रुक जाए तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो बाबर को सत्ता मिल जाएगी और दूसरा राजपूताना और उत्तर भारत के बाकी हिस्से सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पर राणा सांगा की सोच एकदम स्पष्ट थी। वो अपने राजनीतिक हित को बचाना चाहते थे और उस समय धर्म से ज्यादा अहम चीज थी राजनीतिक शक्ति और साम्राज्य विस्तार। तो अगर संग्राम सिंह ऐसा सोचते थे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं था। हर शासक यही चाहता था कि उसका प्रभाव बढ़े, उसका इलाका सुरक्षित रहे। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। बाबर और राणा सांगा दोनों ही बहुत महत्वाकांक्षी थे। दोनों को अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की जबरदस्त इच्छा थी। इसलिए ये संभव नहीं था कि दोनों एक ही क्षेत्र में शांति से एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करते हुए साथ साथ राज कर लें। राणा सांगा ने सोचा था कि बाबर सीमित रहेगा, लेकिन बाबर की नजर सिर्फ नॉर्थ वेस्ट पर नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत पर थी और इसी कारण आगे जाकर दोनों के बीच समझौते टूटने लगे और एक दूसरे पर वादा खिलाफी के आरोप लगने लगे। इसी के चलते 1528 में वो ऐतिहासिक लड़ाई हुई, खानवा का युद्ध। इस युद्ध में दोनों सेनाएं लगभग बराबरी पर थीं, लेकिन राणा सांगा के साथ एक बड़ा विश्वासघात हुआ। उनके साथ युद्ध में शामिल थे राजा शिलादित्य, जिन्हें सिलहदी भी कहा जाता है। युद्ध के दौरान उन्होंने राणा को धोखा देकर अपनी 30,000 घुड़सवारों की सेना समेत बाबर से जा मिल गए। इस विश्वासघात से राणा सांगा की पूरी योजना बिगड़ गई। वो एकदम से परिस्थिति को नहीं समझ पाए और इसी उथल पुथल के बीच एक तीर या गोली उनके शरीर से आ टकराई और वे जमीन पर गिर पड़े बेहोश। इस तरह बाबर को इस युद्ध में जीत मिल गई और कुछ समय बाद राणा सांगा की मृत्यु भी हो गई। ये कहानी उस मध्यकालीन राजनीति की झलक है, जहां दोस्ती, समझौते और विश्वास सब कुछ सत्ता की भूख के आगे टूट जाता था। अब दोस्तों, एक बेहद दिलचस्प बात बताता हूं आपको। इतिहासकार जी.एन. शर्मा लिखते हैं कि बाबर ने राणा सांगा के दूत भेजने की कहानी शायद जानबूझकर गढ़ी थी। क्यों? ताकि वो खानवा की लड़ाई को सही ठहरा सके। वो ये दिखाना चाहता था कि जब पानीपत की लड़ाई हुई तो राणा सांगा ने अपने वादे के मुताबिक बाबर की मदद नहीं की।
और इसलिए बाबर को बाद में खुद पर हुए इस धोखे के बदले हमला करना पड़ा। लेकिन शर्मा जी का कहना है कि बाबरनामा को पूरी तरह सच मान लेना गलत होगा, क्योंकि उसमें कई जगह बाबर ने जानबूझकर गलत या भ्रामक जानकारियां दी हैं। उदाहरण के लिए बाबर ने एक से ज्यादा बार लिखा है कि इब्राहिम लोदी के पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे, जबकि मॉडर्न रिसर्च बताती है कि उसके पास इससे कहीं ज्यादा एक विशाल सेना थी। इतना ही नहीं, शर्मा जी कहते हैं कि किसी भी समकालीन लेखक, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, किसी ने भी ये नहीं लिखा कि राणा सांगा ने काबुल में बाबर को मदद के लिए दूत भेजे थे। इसलिए बाबर की उस बात को 100% सच नहीं माना जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि क्या राणा सांगा को गद्दार कहा जा सकता है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। देखिए, बाबर को भारत में राणा सांगा ने बुलाया या नहीं, इस बात पर इतिहासकार भी ज्यादा बहस नहीं करते, क्योंकि उस दौर के गठबंधन धर्म के आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक हितों के अनुसार बनाए जाते थे। एक उदाहरण देखिए, हसन खान मेवाती, जो कि मुसलमान थे, वो बाबर के खिलाफ राणा सांगा की तरफ से लड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर के हिंदू राजा विक्रमाजीत इब्राहिम लोदी के साथ खड़े थे और बाद में बाबर से लड़ते हुए उनकी शहादत भी हुई। इससे साफ है कि उस समय धर्म के नाम पर युद्ध नहीं होते थे, बल्कि हर शासक की चिंता थी अपनी सत्ता, अपना राज्य और अपने भविष्य की सुरक्षा। इसलिए अगर कोई राजा अपने हित के लिए किसी के साथ समझौता करता था तो उसे गद्दारी नहीं बल्कि राजनीतिक चतुराई माना जाता था। इतिहासकार भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते कि किसने किसे बुलाया, बल्कि वे यह समझना चाहते हैं कि इन संबंधों ने उस दौर की राजनीति, समाज और संस्कृति को कैसे प्रभावित किया। तो दोस्तों, मेरे विचार में राणा सांगा गद्दार नहीं थे, बल्कि वो मध्यकाल के एक वीर योद्धा थे जो अपने राज्य को सुरक्षित रखने और साम्राज्य के विस्तार के लिए लड़ रहे थे, जैसा कि उस युग की राजनीति की पहचान भी थी। अब बारी आपकी है। आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या राणा सांगा गद्दार थे या फिर एक शूरवीर योद्धा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि राणा सांगा के बारे में फैली गलतफहमियों को दूर किया जा सके।